और शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की खबर के साथ। एक बार फिर से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहे थे। यहाँ पर एक तरफ तो चुनाव में जो भाषा है वो अमर्यादित होती जा रही थी, लेकिन नागरिकता को लेकर एक बार फिर से क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, उस पर राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। इसको लेकर क्या कुछ आज विवाद होता रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल। गृह मंत्रालय ने भेजा सामान्य नोटिस। प्रियंका ने नोटिस को बताया बकवास। कहा देश जानता है राहुल है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर देश में अलग ही विवाद शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर सामान्य प्रक्रिया के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल स्वामी काफी समय से आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। राहुल को भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी कोई संसद सदस्य किसी मंत्रालय को लिखित में शिकायत कर कोई जानकारी मांगता है तो इस प्रकार का नोटिस जारी कर जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इससे इतर भाजपा ने इस मुद्दे को सियासत से जोड़ते हुए सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल लंदन वाले हैं या लुटियंस वाले, ये बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत बड़ी घटना हो गई है। कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके भारतीय नागरिकता पर संदेह हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है और होम मिनिस्ट्री ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन चाहता है। राहुल कौन सा सच्चा है? विच राहुल इज ओरिजिनल? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? जहां एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रक्रिया को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी इस मुद्दे को सियासी टूल देकर इसका फायदा लेने में जुटी हुई है। हालांकि इस दौरान जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल किया गया तो प्रियंका ने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल हिंदुस्तानी है, यही उनका जन्म हुआ है और इस बात में कोई शक नहीं है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और वो कभी इसमें कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं। 5 साल पहले भी आपने ये इल्ज़ाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल को जारी नोटिस को बकवास करार दिया है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अमेठी में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन पर ऐसे आरोप लगाए थे। हालांकि जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और अब एक बार फिर चुनावी सीजन में
इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वही राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री पर फिर से हमला बोला और आज जो मुद्दा था वो था तो राफेल से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर ट्वीट जो किया, यहाँ पर राहुल गांधी ने शास्त्री भवन की तस्वीरें ट्वीट की क्योंकि आज आग लग गई थी और उस पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उस पर ये आरोप लगाया कि अब कोई नहीं बचा सकता प्रधानमंत्री आपको, क्योंकि यहाँ पर राफेल मामले में मोदी को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो फाइलें जलने की बात सामने आ रही थी इसमें राफेल वाली फाइल नहीं जली है। आपको बताएं दोपहर 3 बजे करीब ये आग लगी थी, फिर 2 घंटे बाद खबर आई कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी यहाँ किन फाइलों का जिक्र करना चाहते थे। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, शास्त्री भवन में आग लगी थी और उसके बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। वही बात करते हैं सभाओं की। आज क्योंकि लगातार चुनावी रैली चल रही है, ऐसे में राहुल गांधी पहुंचे बुंदेलखंड, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से पलायन के मुद्दे को उठाया और न्याय स्कीम के बारे में भी बताया। उसमें उन्हें पन्ना में भी ये बात कही। क्या कुछ कहा अपनी सभाओं में, देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता के साथ नए नए वादे करने में जुटे हुए हैं और अब 5वें चरण का मतदान नजदीक है। ऐसे में बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों को लेकर नेताओं की पैनी नजर है। लिहाजा मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हीरों के शहर पन्ना और बुंदेलों की राजधानी टीकमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की सबसे दुखती रग पलायन के मुद्दे को उठाया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए न्याय स्कीम तैयार की है और बुंदेलखंड की पलायन की समस्या को खत्म करने में न्याय स्कीम कारगर साबित होगी। राहुल ने कहा कि पिछले 5 सालों में चौकीदार ने गरीबों का पैसा लूटकर अपने चहेतों को दिया है। मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि हम बुंदेलखंड के लोगों के खाते में 72,000 रुपए सालाना डालेंगे और हम 25 करोड़ गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देंगे। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि सारे मोदी चोर हैं और मैं सरकार बनने पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान का बुंदेलखंड का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी प्रदेश का किसान कर्ज न लौटाने के लिए हिंदुस्तान की जेल में नहीं डाला जा सकेगा। कोई भी किसान, गरीब से गरीब किसान कर्ज न लौटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा। खत्म कहानी। बुंदेलखंड के युवा, मध्य प्रदेश के युवा अच्छी तरह सुनिए, 2019 की सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिजनेस खोलने के लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपना बिजनेस चालू करो, 3 साल बिजनेस चलाओ, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो। जब आपके उद्योग में, बिजनेस में 20, 30, 40 युवा काम करेंगे, 3 साल बाद आप जाकर सरकार के डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे। इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं। हम सत्ता में आने के बाद साल भर के अंदर सभी पदों को भर देंगे और हमारी सरकार में कर्ज के कारण कम से कम किसी किसान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि हमारी सरकार में बिजनेस के लिए किसी को परमिशन नहीं लेनी होगी। ये पूरी की पूरी जो सोच है, न्याय योजना की सोच, ये बुंदेलखंड की जनता के लिए सोच है भाइयों और बहनों। ये पूरी प्लानिंग बुंदेलखंड जैसी जगह की प्लानिंग है, जहां गरीबी है, जहां लोग सपना नहीं देख पाते हैं। आपके लिए न्याय योजना बनाई गई है कि आपके बैंक अकाउंट में सीधा हर महीने 6,000 रुपए डाला जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाइन में आपके साथ अनिल अंबानी चोर खड़ा था क्या?
मेहुल चौकसी चोर खड़ा था क्या? विजय माल्या चोर खड़ा था क्या? नहीं, एक भी चोर, एक भी काले धन वाला बुंदेलखंड के स्टेट बैंक के सामने, बाकी बैंक के सामने नहीं खड़ा था। मगर बुंदेलखंड के किसान, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, माताएं बहनें खड़ी थी। मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में राहुल ने जनता के साथ सीधे जुड़ने की कोशिश की। राहुल के साथ मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया और उद्योगों के माध्यम से हम प्रदेश को नई गति देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। और बात करते हैं उस मामले की जिस पर आज सभी की निगाहें थी। 11 साल पुराने मामले में आज जाकर बलात्कारी नारायण साई को दोषी तो पहले करार दे दिया गया था, लेकिन अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। घर में लक्ष्मी स्थिर होगी और बरकत बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, संपन्नता। बाप आसाराम के बाद बेटे नारायण को उम्र कैद। बलात्कारी नारायण साईं पर 1 लाख का जुर्माना। नारायण के 4 साथियों को 10-10 साल की सजा। आखिरी 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ मिलाना। धर्म की आड़ में महिलाओं की आबरू के साथ खेलने वाले आसाराम के बेटे नारायण साईं पर आखिरकार कानून का चाबुक चल गया। सूरत के आश्रम में 2 सगी बहनों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले नारायण साईं को सूरत की सेशंस कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी माना और नारायण साईं को ताउम्र जेल की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसके साथ ही नारायण के 4 साथियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। धर्म की आड़ में महिलाओं की इज्जत के साथ खेलने वाले इन बाप बेटों पर एक नहीं बल्कि कई महिलाओं ने बलात्कार और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आसाराम और नारायण साईं दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं। नारायण साईं पर 2002 और 2005 के बीच 2 बहनों ने रेप का आरोप लगाया था। सूरत की 2 बहनों ने नारायण साईं और आसाराम पर गंभीर आरोप लगाए थे। नारायण साईं को दिसंबर 2013 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की पड़ताल में पीड़िता ने की थी मौकाए वारदात की पहचान। सबूतों के आधार पर सूरत की सेशंस कोर्ट ने नारायण को माना दोषी। नारायण साईं को उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना। गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण को दोषी माना है। वहीं नारायण साईं की पत्नी ने भी अपने पति और ससुर आसाराम पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर इनके खिलाफ इंदौर के खजराना पुलिस थाने में 19 सितंबर 2015 को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि 22 मई 1997 को उसकी शादी नारायण साईं यानी कि हरपलानी के साथ हुई थी। इसके बाद नारायण ने उसके सामने ही कई महिलाओं से नाजायज संबंध कायम किए और उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी। नाबालिग से ज्यादती के मामले में बाप आसाराम पहले ही जेल में सजा काट रहा था और अब 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में नारायण साईं को भी सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। और अब उम्र कैद की सजा के बाद दोनों बहनों को देर से ही सही लेकिन कोर्ट से न्याय मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और चलिए बात करते हैं चक्रवाती तूफान की यानी कि फानी की, क्योंकि अभी कुछ तटीय इलाके हैं, खासतौर से दक्षिण में ये चक्रवाती जो तूफान है वो कहर बरपा सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पर खासतौर से मछुआरों को चेतावनी दी है कि इस इलाके में ना जाएं। इसके अलावा 3 मई तक स्थिति जो है वो बेहद ही गंभीर रहने वाली है, इसलिए हर तरफ दक्षिण इलाकों के आसपास पुडुचेरी समेत दक्षिण और सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। खौफ के चक्रवाती तूफान का आगाज, 36 घंटे में भीषण तूफान में तब्दील होगा फानी। मछलीपट्टनम से 700 किलोमीटर दूर है फानी। 175 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में बढ़ेगा खतरा। बंगाल की खाड़ी में उमड़ घुमड़ रहा चक्रवात फानी इस समय आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। इस वक्त चल रही हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे में ये तूफान अति भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। तब इसके अंदर हवा की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो जाएगी। ये स्थिति 1 मई तक बनेगी। 1 मई की शाम से चक्रवाती तूफान फानी बंगाल की खाड़ी में अपनी दिशा बदलना शुरू कर देगा। ये ओडिशा के तटवर्ती इलाकों की तरफ रुख कर लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में समंदर अशांत होता जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चक्रवात फानी के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग से मिले और चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। I've come here to meet the Election Commission of India regarding the by-elections for the Patkura Assembly seat, that they should be postponed in case the cyclone hits Odisha. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है चिंताएं। 3 मई रात से 4 मई सुबह जगन्नाथपुरी के आसपास करेगा लैंडफॉल। राज्य और केंद्र की तमाम एजेंसियां सतर्क हुईं। केरल तमिलनाडु के इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं। जैसे जैसे तूफान ताकतवर होता जा रहा है वैसे वैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग के रडार और सैटेलाइट चक्रवाती तूफान फानी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी तक के पूर्वानुमान के अनुसार इस चक्रवात से सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा के तटवर्ती इलाकों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि 4 मई की सुबह और 3 मई की रात को ये तूफान जगन्नाथपुरी के आसपास लैंडफॉल करेगा। इसके मद्देनजर राज्य और केंद्र की तमाम एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। पुडुचेरी तमिलनाडु के समंदर में उठेंगी ऊंची लहरें। समुद्र से दूर रहने की लोगों को दी गई सलाह। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2 से 4 मई तक चलेंगी जबरदस्त हवाएं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। फानी के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 मई तक पुडुचेरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें तेज हवाओं के बीच देखी जाएंगी। लिहाजा लोगों को सलाह दी गई है कि वो समंदर से दूर रहें। तमिलनाडु के इलाकों में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया गया है। फानी के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मौके का जायजा लिया और अधिकारियों से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 4 राज्यों को 1096 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। फानी पर मौसम विभाग के जारी किए गए बुलेटिन के बाद नौसेना को अलर्ट कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इससे लगे दक्षिण पश्चिम में लगातार बढ़ने पर पूर्वी नौसेना कमान को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। विशाखापट्टनम और चेन्नई में भारतीय नौसेना के जहाजों को आपात स्थिति में प्रभावित स्थानों पर मानवीय सहायता, आपदा राहत के अंतर्गत बचाव कार्य तथा स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवहन सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रखा गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सेना तो अलर्ट पर है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। समंदर वाले इलाकों में फिलहाल इन 4-5 दिनों में ना जाएं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।